चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार। ये एक ऑल टाइम हाई है। बिल्कुल। और सिर्फ पिछले महीने में ही दाम 10% से ज्यादा बढ़ गए हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हमारे घरों में रखे गहनों या बर्तनों वाली चांदी नहीं है। इसकी असली डिमांड तो अब ईवीज, सोलर पैनल्स, स्मार्टफोन्स और एआई सर्वर्स जैसी जगहों से आ रही है। सही कहा। आखिर ऐसा हो क्या रहा है इस मेटल के साथ? आज हम इसी चांदी की कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रही, बल्कि एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुकी है। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे ये 5000 साल पुरानी धातु आज टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बनती जा रही है। हम इसके इतिहास, आज के डिमांड सप्लाई के समीकरण और भविष्य की संभावनाओं पर भी गौर करेंगे। चलिए तो फिर कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है आज से करीब 5000 साल पहले की, जब आज के टर्की यानी एंशंट अनाटोलिया में चांदी की माइनिंग शुरू हुई। तब ये सिर्फ एक चमकने वाला पत्थर नहीं था, बल्कि दुनिया की पहली करेंसी बनने की राह पर था। बिल्कुल। इसी चांदी के दम पर प्राचीन ग्रीस और रोम जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी हुई। बल्कि दुनिया का जो पहला स्टैंडर्ड सिक्का माना जाता है, लिडियन लायन, वो सोने और चांदी को मिला के ही बनाया गया था। ये उस दौर का डॉलर था एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और ये सिलसिला सदियों तक चला। चीन को ही देख लीजिए। सिल्क और मसालों के बदले यूरोप से इतना सोना चांदी चीन जाता था कि सदियों तक चीन की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर थी। और भारत तो इस ग्लोबल सिल्वर ट्रेड का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है ना? मैंने पढ़ा है कि मुगल साम्राज्य के दौरान हम दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर इंपोर्टर्स में से एक थे। आप बिल्कुल सही हैं। चीन के बाद हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सिल्वर एब्जॉर्बर थे। अच्छा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूरोप के पास भारत के मसालों और टेक्सटाइल के बदले देने के लिए कुछ खास नहीं था, सिवाय चांदी के। हाँ, ये तो है। इस वजह से दुनिया भर की चांदी स्पेनिश जहाजों में भरकर भारत आ रही थी। हालत ये थी कि 17वीं-18वीं सदी में इंडियन पोर्ट्स पर उतरने वाले आधे से ज्यादा कार्गो में चांदी ही होती थी। कमाल है। और हमारे रुपये का कनेक्शन भी तो चांदी से ही है। सीधा कनेक्शन है। शेरशाह सूरी ने चांदी की जिस करेंसी को चलाया था, उसका नाम रुपया था। और हमारा आज का रुपी शब्द भी संस्कृत के रुपया कम से निकला है, जिसका मतलब ही होता है चांदी का सिक्का। तो ये हमारी आर्थिक पहचान का हिस्सा रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये इतना जरूरी था, तो फिर ये करेंसी के तौर पर चलना बंद क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ कि चांदी की जगह कागज के नोटों ने ले ली? 19वीं सदी में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। कैलिफोर्निया और मेक्सिको में चांदी की विशाल नई खदानें मिल गई। ओके। इससे सप्लाई अचानक बाजार में बाढ़ की तरह आ गई। और इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। बस वहीं से चांदी करेंसी की दौड़ से बाहर हो गई। तो 19वीं सदी में चांदी करेंसी की दौड़ से बाहर हो गई। लेकिन आज इसकी कहानी बिल्कुल पलट चुकी है ना? अब तो इसका सबसे बड़ा खरीदार इंडस्ट्री है। बिल्कुल। आज का सीन एकदम अलग है। अब चांदी की कुल डिमांड का लगभग 60% हिस्सा इंडस्ट्री से आता है। 60%? हाँ। और इसके पीछे वजह है चांदी की कुछ खासियतें। ये गर्मी और बिजली का सबसे बेहतरीन कंडक्टर है, किसी भी मेटल से बेहतर। और इस पर आसानी से जंग नहीं लगता, मतलब इट्स रेजिस्टेंट टू करोजन। अच्छा, ये गुण इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। एग्जैक्टली। यानी हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है या जिस लैपटॉप पर हम काम कर रहे हैं, उन सब के अंदर चांदी है। हर स्मार्टफोन, हर लैपटॉप और में? हर सर्किट बोर्ड और हर सेमीकंडक्टर चिप में थोड़ी थोड़ी चांदी जरूर होती है। लेकिन अब जो असली तूफान आ रहा है, वो आ रहा है क्लीन एनर्जी की तरफ से। क्लीन एनर्जी? यही तो असली गेम चेंजर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल्स, यहाँ चांदी का रोल बहुत बड़ा होता जा रहा है। के मुकाबले लगभग दोगुनी चांदी इस्तेमाल होती है। दोगुनी? जी। एक ईवी में करीब 25 से 50 ग्राम चांदी लगती है, जबकि एक पेट्रोल कार में सिर्फ 15 से 28 ग्राम। और सोलर पैनल्स में तो ये अनिवार्य है। सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, उनमें चांदी की एक पतली परत का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन एक सवाल है, सोलर पैनल्स में कॉपर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? वो तो चांदी से कहीं ज्यादा सस्ता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है, लेकिन चांदी जितना एफिशिएंट नहीं। सोलर पैनल की एफिशिएंसी का मतलब है कि वो कितनी सूरज की रोशनी को बिजली में बदल पाता है। हाँ। चांदी के इस्तेमाल से ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जब आप लाखों पैनल्स लगा रहे हो, तो 1-2% की एफिशिएंसी का फर्क भी बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये बात है। इसी वजह से 2016 में सोलर सेक्टर की डिमांड कुल डिमांड का सिर्फ 4% थी, जो आज बढ़कर लगभग 17% हो चुकी है। और गहनों और निवेश का क्या? वो तो हमेशा से चांदी की डिमांड का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। हाँ, वो आज भी हैं। लगभग 18% डिमांड ज्वेलरी से आती है
और ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत इसमें 40% हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर है। हाँ, ये बात तो सही है। भारत में तो चांदी के गहनों का चलन हर घर में है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल। बाकी डिमांड निवेश के लिए सिक्कों, बार्स और चांदी के बर्तनों से आती है। और हाँ, इसे सोने की तरह एक सेफ हेवन एसिड भी माना जाता है। सेफ हेवन एसिड? मतलब जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक अपना पैसा सोने और चांदी में लगाते हैं? सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 सालों से चांदी की डिमांड उसकी सप्लाई से लगातार ज्यादा रही है। 4 साल से? हाँ, 2021 से 2024 तक हर साल हमने दुनिया में जितनी चांदी पैदा की उससे ज्यादा इस्तेमाल कर ली। ये कमी अब लगभग 14,000 टन की हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि हम अपने पुराने स्टॉक से काम चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारी सप्लाई आ कहाँ से रही है और ये कमी हो क्यों रही है? चांदी की सप्लाई के 3 मुख्य सोर्स हैं और यहीं पर इन्हों सारी कहानी छुपी है। लगभग 58% सप्लाई बाई प्रोडक्ट माइनिंग से आती है। बाय प्रोडक्ट माइनिंग? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ज्यादातर चांदी सीधे चांदी की खदानों से नहीं निकलती। वो तब निकलती है जब हम जिंक, कॉपर, लेड या सोने जैसी दूसरी धातुओं की खुदाई करते हैं। चांदी बस उनके साथ बोनस में मिल जाती है। अच्छा। केवल 22% सप्लाई ही प्राइमरी सिल्वर माइन से आती है और बाकी 19% पुराने प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करने से मिलती है। वाह, तो दुनिया की आधे से ज्यादा चांदी तो बस एक साइड प्रोडक्ट है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि चांदी की सप्लाई इस बात पर निर्भर करती है कि बाकी मेटल्स की डिमांड कैसी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर कल को कॉपर या जिंक की मांग गिर जाती है तो चांदी का प्रोडक्शन भी अपने आप कम हो जाएगा, भले ही चांदी की अपनी डिमांड आसमान छू रही हो। दूसरी दिक्कत प्राइमरी माइनिंग में है। ये एक बहुत धीमी और महंगी प्रक्रिया है। एक नई खदान को शुरू करने में 10-15 साल लग जाते हैं और दुनिया की ज्यादातर बड़ी खदानें अब पुरानी हो रही हैं। जैसे भारत में भी तो दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। हाँ, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है, लेकिन अनुमान है कि वो भी 2029 तक ही चल पाएगी। तो फिर रिसाइकलिंग ही एक रास्ता बचता? हमारे घरों में, कबाड़ में इतने सारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं, उनसे तो काफी चांदी निकलनी चाहिए। निकलनी तो चाहिए और ये एक अच्छा विकल्प है भी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती प्यूरिटी की आती है। प्यूरिटी? हाँ, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से निकाली गई चांदी को 99.99% शुद्ध करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। इस वजह से सोलर पैनल्स या सेमीकंडक्टर्स जैसे हाईटेक इंडस्ट्रियल कामों में इसे कम पसंद किया जाता है। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। एक तरफ ईवीज और क्लीन एनर्जी की वजह से डिमांड आसमान छू रही है। दूसरी तरफ सप्लाई के तीनों सोर्स में अपनी अपनी दिक्कतें हैं। ये तो कीमतों में एक बड़े उछाल का क्लासिक फॉर्मूला है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए निवेशक इसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो इसे एक बड़े मौके की तरह देख रहे हैं। चांदी और सोना दोनों को सुरक्षित निवेश माना जाता है, पर चांदी ज्यादा वॉलेटाइल है ना? हाँ, वॉलेटाइल है। मतलब इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी से और बड़े पैमाने पर होता है। अच्छा। जब बाजार ऊपर जाता है तो ये सोने से ज्यादा तेजी से ऊपर जा सकता है, और जब गिरता है तो ज्यादा तेजी से गिर भी सकता है। क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो जब इकोनॉमी अच्छा करती है इसे एक एडिशनल बूस्ट मिलता है। और भारत में तो अब निवेश के तरीके भी बदल रहे हैं। लोग सिर्फ गहने या सिक्के ही नहीं खरीद रहे। सही कहा। भारत में अब लोग फिजिकल चांदी के अलावा डिजिटल सिल्वर, सिल्वर ETF और म्यूचुअल फंड्स में भी जमकर निवेश कर रहे हैं। सिर्फ मई के महीने में सिल्वर ETF में गोल्ड ETF से 3 गुना ज्यादा पैसा आया। 3 गुना ज्यादा? जी, जो दिखाता है कि रिटेल निवेशक भी अब इसे गंभीरता से ले रहे हैं। ETF क्या होता है, एक बार हमारे श्रोताओं के लिए समझा सकते हैं? जरूर। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे आप एक तरह से म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। सिल्वर ETF का मतलब है आप असल में चांदी खरीदे बिना उसकी कीमत में निवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई इसमें निवेश करने की सोच रहा है तो उन्हें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2 मुख्य बातें। पहला, भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर चांदी इंपोर्ट करता है, जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ये ड्यूटी कीमतों को प्रभावित करती है। और दूसरा, चांदी का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में तय होता है, इसलिए रुपए डॉलर के एक्सचेंज रेट का इस पर सीधा असर पड़ता है। अगर रुपया कमजोर होता है तो हमारे लिए चांदी अपने आप महंगी हो जाती है। एक और मीट्रिक है जिसके बारे में काफी बात होती है, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। ये क्या चीज है?
ये रेशो बताता है कि 1 आउंस सोना खरीदने के लिए कितने आउंस चांदी लगेगी। अभी ये 92.1 के करीब है। यानी 1 आउंस सोना 92 आउंसेस चांदी के बराबर है। हाँ, और ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि जब ये रेशो 80 से ऊपर होता है तो चांदी सोने के मुकाबले अंडरवैल्यूड यानी सस्ती होती है। लेकिन क्या ये रेशियो हमेशा भरोसेमंद होता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आज की इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से पुराने मापदंड अब उतने सटीक न रह गए हों। ये एक शानदार सवाल है और एनालिस्ट्स के बीच इस पर बड़ी बहस चलती है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि चांदी अब सिर्फ सोने की छोटी बहन नहीं रही, लेकिन फिर भी कई बड़े निवेशक आज भी इस रेशो को एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए भविष्य कैसा दिखता है? ईवीज और सोलर तो हमें पता है, लेकिन चांदी की डिमांड के लिए अगला बड़ा एक्स फैक्टर क्या हो सकता है? अगला जो सबसे बड़ा और शायद अनपेक्षित डिमांड ड्राइवर हो सकता है वो है एआई। एआई? हाँ, और खास तौर पर एआई डेटा सेंटर्स। एक मिनट, एआई डेटा सेंटर्स? मैं तो सर्वर, कोड और सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रही थी। इसमें चांदी का क्या काम? काम इसके हार्डवेयर में है। हम सब चैट जीपीटी और जेमिना जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें पावर करने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स लगते हैं जिनमें लाखों सर्वर होते हैं। इन सर्वर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हाई स्पीड स्विचेस और सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उनमें चांदी का इस्तेमाल होता है। एआई को जिस स्पीड और पावर की जरूरत होती है, उसके लिए चांदी की बेहतरीन कंडक्टिविटी अनिवार्य है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हर बार जब कोई चैट जीपीटी से सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं वो चांदी की डिमांड को हल्का सा बढ़ा रहा है। आप बिल्कुल कह सकती हैं। और अनुमान यह है कि 2030 तक दुनिया में डेटा सेंटर कैपेसिटी 3 गुना बढ़ सकती है। ये चांदी की मांग में एक ऐसा जबरदस्त उछाल ला सकता है जिसका अंदाजा अभी बाजार को पूरी तरह से नहीं है। तो एक तरफ क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और अब एआई से बढ़ती हुई मांग, और दूसरी तरफ खदानों से घटती हुई सप्लाई। ये समीकरण तो कीमतों को और भी ऊपर ले जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने चांदी की पूरी कहानी को खंगाला। इसके 5000 साल पुराने इतिहास से, जब ये राजाओं की करेंसी हुआ करती थी, से लेकर आज के डिमांड सप्लाई के खेल और एआई से जुड़े भविष्य तक। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ इसकी इंडस्ट्रियल जरूरतें इसे भविष्य का मेटल बना रही हैं, तो दूसरी तरफ सप्लाई की मुश्किलें एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। और वो क्या है? सवाल यह है कि क्या चांदी की ये रैली ऐसे ही चलती रहेगी और ये सोने को भी टक्कर देगा, या फिर इसका हाल भी एल्यूमिनियम जैसा होगा? एल्यूमिनियम जैसा? हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि 19वीं सदी में एल्यूमिनियम सोने से भी ज्यादा कीमती था। फ्रांस के सम्राट ने अपने खास मेहमानों के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन बनवाए थे। सच में? जी, पर फिर नई टेक्नोलॉजी से उसका प्रोडक्शन इतना आसान और सस्ता हो गया कि आज वो सिर्फ एक आम कमोडिटी बनकर रह गया है। तो चांदी का भविष्य क्या होगा? अगला सोना या अगला एल्यूमिनियम? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।